हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप फ्रॉम वी मेंटर ऑनलाइन कोचिंग। तो हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो शायद ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा एनसीईआरटी पे। तो हम लोग अवर एनवायरनमेंट जो क्लास 7 का एनसीईआरटी है उससे स्टार्ट करेंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि हम लोग ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक तो हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि हम लोगों को ये एनसीईआरटी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हाल ही में जैसे सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ या सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ, आप उसमें भी देखिएगा या एसएससी में देखिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम में देखिए, जो भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी मस्ट है। तो ये जो मस्ट वाली जो चीज़ है ना, तो इसमें एक ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, या तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे या आपके मार्क्स नहीं आएंगे। कुछ 2 नंबर का आता है तो लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप 8 to 10 मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं इसमें, इजीली। ठीक है, और गलत हो गया तो आपका सीधा आपको फिर ऐसा लगता है बाद में, यार ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया था, मेरे को पढ़ लेना चाहिए, मुझे करना चाहिए था ये। तो इसलिए हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके लिए भी बहुत ईजी पड़ जाए। भी लोग हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सबको ये फायदा होगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में इसमें जो अवर एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब एनवायरनमेंट होता क्या है, तो सपोज जैसे कोई इंसान है या फिर कोई भी चीज़ है, इसकी जो आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये इन शॉर्ट जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हो सकती है, जो ईजीएस्ट डेफिनेशन होती है, उसमें मैं बता रहा हूँ ये। तो ये होता क्या है, ये एक एनवायरनमेंट जो है ना, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है किसका, कोई भी कहीं पर भी रह रहा है, सपोज करो कोई इंसान है यहाँ पर या फिर कोई एनिमल है, प्लांट है, उसके आसपास का कुछ भी होगा ना, तो वो उसके लिए उसका एनवायरनमेंट होगा। अब प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर जो कि सराउंड करता है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इसके आसपास अगर कुछ भी होगा, कोई चीज़ होगी, प्लेस होगा, पीपल होगा, तो ये इसका एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट होता क्या है ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया। तो जो एनवायरनमेंट है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड फिनोमिना, ये ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड फिनोमिना है। तो ये सब कुछ हम जान रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखो एनवायरनमेंट के ऊपर है ना, कई बार यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसके डायरेक्ट इकोलॉजी क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो एनवायरनमेंट हमें क्या देता है, तो ये इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। ये बेसिक कंसेप्ट है एनवायरनमेंट का, इससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, तो ये हमें क्या देता है, सॉरी, एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट, ठीक है, एंड लैंड वेयर वी लिव। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो एनवायरनमेंट होता ये है, वो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, किसका सराउंडिंग होता है, वो सब कुछ बता दिया, ठीक है। एनवायरनमेंट जो होता है ना, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड फिनोमिना है। तो जो नेचुरल फिनोमिना है ना, वो 2 चीज़ों को रिफर करता है। नेचुरल, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, ये मतलब नेचुरल जो फिनोमिना है इसको जानने के लिए बहुत जरूरी है। वर्सेस अबायोटिक फैक्टर्स हम देख लेते हैं। तो बायोटिक में क्या आता है, जो लिविंग है ना वो सब बायोटिक में आता है, और जितने भी नॉन लिविंग है ना वो सब अबायोटिक में आता है। तो बायोटिक में क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड अबायोटिक। जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब बायोटिक में आते हैं। वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ये सब अबायोटिक में आते हैं। इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, जैसे जैसे हम एनसीईआरटी, जैसे अभी 7th चल रहा है, तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे
या जैसे 6th बचा है तो वो भी मैं स्टार्ट करूँ, वो भी लेके आऊँगा मैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे हम 12 तक पढ़ेंगे। तो जो जो आता जाएगा ना मैं आपको धीरे धीरे पूरा डिटेल बताता जाऊँगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। तो नेचुरल में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। आप सोचिए, जैसे लैंड है, नेचुरल है, एयर है, नेचुरल है, वाटर है, नेचुरल है, ठीक है। कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो सब नेचुरल में आता है। उसी तरीके से ह्यूमन मेड में क्या आ सकता है? जैसे बिल्डिंग है, पार्क्स है, ब्रिजेस है, जो भी ह्यूमन ने बनाया है वो सब ह्यूमन मेड में आता है। और ह्यूमन में क्या आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में क्या क्या आता है? ह्यूमन में आएगा इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, फैमिली, ठीक है, देन कम्युनिटी, देन रिलीजन, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब ह्यूमन कंपोनेंट्स में आता है एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो ये एक तरीके से कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ह्यूमन कंपोनेंट्स में क्या क्या आ सकता है, ह्यूमन मेड में क्या क्या आता है, नेचुरल में क्या क्या आता है। आप नेचुरल वाले और ह्यूमन मेड वाले कर देंगे, लेकिन कई बार ये ह्यूमन वाले में प्रॉब्लम आ जाती है कि गैस मारने में कई बार गलत हो जाता है। तो आप एक बार ये ढंग से देख लीजिएगा। तो आगे हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सब होता है ना, ये नेचुरल एनवायरनमेंट बनाता है। तो अब आपको ये पता होगा, जैसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इस चीज को भी देख लेते हैं। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है? तो लिथोस्फीयर क्या होता है? ये एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड जो टॉप लेयर होता है ना अर्थ का, वो है। तो ये किस किस से बन सकता है? रॉक से बनता है, मिनरल्स होते हैं, थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपके लिए वो इजी पड़ जाएगा। ये रॉक्स प्लस मिनरल्स से बनता है, ठीक है। अनइवन लेयर होता है, आपको पता है कि अनइवन होता है लिथोस्फीयर, ठीक है। रेगुलर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पूरा सरफेस है तो इरेगुलर ही होगा पूरा सरफेस। लैंडफॉर्म्स जो होते हैं ना, अब अपन को ये सपोज करो ये कॉन्टिनेंट है एंड ये आपका ओशियन है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये भी लिथोस्फीयर में आएगा, प्लस ये जो ओशियन का जो नीचे का जो बेस होता है, ठीक है, ओशियन जो फ्लोर होता है, ये ओशियन फ्लोर होगा और ये कॉन्टिनेंट होगा। तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों लिथोस्फीयर के पार्ट हैं। लिथोस्फीयर एक तरीके का डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। तो हम जैसे मिनरल्स मिल गया, मैंने बताया मिनरल्स वेल्थ का सोर्स, मिनरल्स का सोर्स है, एग्रीकल्चर का सोर्स है, ह्यूमन सेटलमेंट होता है। तो ये सब से हम लिथोस्फीयर से ये सब कुछ मिल सकता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। तो जैसे लेक हुआ, लेक्स हुआ, पॉन्ड्स हुआ, सीज, ओशियंस, ये सब कुछ आते हैं ना, मतलब और भी हो सकता है, लेट मी एटसेट्रा। तो ये सब कुछ आते हैं ना, ये हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन क्या हो? डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। डोमेन ऑफ वाटर, तो जो लेक्स है, पॉन्ड्स है, सीज है, ओशियंस, ये क्या है? एक्चुअली में डोमेन ही है ना। तो डोमेन जो वाटर का, जो पानी का जितना भी डोमेन होगा ना, वो सब कुछ हाइड्रोस्फीयर में आएगा। ये असेंशियल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऑब्वियसली पानी है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल होगा ही। देन नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब पहले कई बार डेफिनेशंस डायरेक्ट उठकर आती है एनसीईआरटी में से कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है। तो ये है ना, थिन लेयर होती है। थिन लेयर होती है किसकी? एयर की। थिन लेयर होती है एयर की। तो ये हमारी अर्थ है, इसको सराउंड किया, ठीक है, ये अर्थ है और ये एयर का जो होगा, ये पूरा थिन लेयर होगा, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है।
थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो इस एयर को कौन होल्ड करके रखता है? ये भाई पूरा अर्थ के सराउंडिंग में है, तो कुछ तो फोर्स ऐसा होगा ना तो होल्ड करके रखेगा। हाँ, तो ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसको होल्ड करके रखता है। ये हमें हार्मफुल लेयर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि पूरा ऊपर जो थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर जो भी होता है तो वो प्रोटेक्ट करते हैं हम सबको किसी ना किसी चीज से। तो जो सन से जो रेज आती है ना तो उसमें जो अल्ट्रा वायलेट ए बी सी ये सब कुछ हम आगे देखेंगे, तो अभी ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। तो इससे हमको ये बचाता है ये पूरा लेयर एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में। डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, गैसेस होता है, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस आएगा ना तो वेदर में भी चेंज आएगा और क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। क्या आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस पता है? पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालेगा और हम आपको वहां पे बताएंगे कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। कई बार इस पे क्वेश्चंस भी आता है डायरेक्ट कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो एक बार आप ये सब कुछ देखिएगा और उससे पहले कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बायोस्फीयर पे। अब जो बायोस्फीयर है वो क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो प्लांट और एनिमल किंगडम होता है ना, प्लांट प्लस एनिमल जो किंगडम होता है ये दोनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, जो इसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता, तो लिविंग वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक नैरो जोन होता है। नैरो जोन होता है जहां पर तुम्हें वाटर भी मिलेगा, जहां पर तुम्हें एयर भी मिलेगी और जहां पर तुम्हें लैंड भी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं कि ये तुम्हारा बायोस्फीयर है, ये सर्कल है, इस सर्कल को फॉलो करिए, ये बायोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर जैसे मैंने बोला कि लैंड होता है, या कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होगा ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हुआ या क्रस्ट हुआ या बेसिन हुआ, तो वो बेसिन भी तुम्हारा लिथोस्फीयर में आएगा। तो ये लिथोस्फीयर हुआ, ये हाइड्रोस्फीयर हुआ, ये एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा ये तुम्हारा बायोस्फीयर होगा। ये लिथोस्फीयर हुआ, ये हाइड्रोस्फीयर हुआ और ये एटमॉस्फेयर हुआ। तो ये जो तुम्हारा पूरा पोर्शन होगा ना तीनों का, इसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। ये डेफिनेशन डायरेक्ट आती है तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। तो इस लेक्चर के बाद चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। अगर चैप्टर 1 के बाद आप पूरा रीडिंग लगाएंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ये ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो देखो अब इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम अगर एक डेफिनेशन के थ्रू हम जाते हैं जो कि डायरेक्ट आती है, कई बार ये जैसे मैंने डायरेक्ट एक पेपर से उठाई है कि इसका आंसर यही था कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये तो हुई बुक की डेफिनेशन। अगर हम इसको नॉर्मल एकदम सिंपल टर्म में क्या होते हैं तो ये होता है रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनकी सराउंडिंग से, उनकी सराउंडिंग से, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से इंटरेक्शन और उनकी सराउंडिंग से इंटरेक्शन, तो यह इकोसिस्टम में आता है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है जो 5th of जून है, 5th of जून एवरी ईयर उसको हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक, इस सेलिब्रेटेड। ये मैंने बता दिया, एक जनरल नॉलेज में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसलिए। तो ये तुम्हारा इकोसिस्टम हो गया। अब हमने पढ़ा है तो इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट का भी एक पार्ट है बुक में, वो देख लेते हैं। तो ह्यूमन जो बीइंग जो इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से, एनवायरनमेंट से, तो मॉडिफाई होता जा रहा है। तो ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन
मॉडिफाई कर रहा है किसको, एनवायरनमेंट को। क्यों? क्योंकि इनकी नीड है। नीड कैसी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमें एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। जैसे पहले क्या होता था, हम बार्टर सिस्टम से करते थे, फिर धीरे धीरे हम पैसे पे आए तो इवोल्यूशन हुआ है। ऐसे हर चीज़ में इवोल्यूशन होता है। तो जो इवोल्यूशन हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इवोल्यूशन हुआ है, एग्रीकल्चर में इवोल्यूशन हुआ है, तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें हमें एनवायरनमेंट को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उसके लिए हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं, जो 5 जून पे जो एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं ना, वो इसलिए है कि ये सब काम हम कम करें, कुछ ऐसा करें। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट को इतना डैमेज नहीं करता है जितना बाकी का करता है, पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। तो जो परफेक्ट बैलेंस एक जरूरी है नेचर और ह्यूमन के बीच में, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, इन दोनों के बीच में परफेक्ट जो बैलेंस होगा ना, तभी हम सस्टेनेबल जो ग्रोथ होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ना, उसके पास जा पाएंगे ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से क्या लिथोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट एक्चुअली में है क्या। तो ये सब कुछ ये चैप्टर 1 में कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 देखेंगे। टिल देन टेक केयर। एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इश्यूज होता है, अगर आपको ये मतलब बहुत ईजी भी लगता है तो ठीक है यार, अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे ना, तो पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे। तो हम आगे देखते हैं चैप्टर 2। थैंक यू।